नमस्कार, आप देख रहे हैं CNBC आवाज़ और यह है खास मुलाकात। और आज हमारे खास मेहमान हैं अरविंद पानगड़िया, जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर हैं। इस साल सबसे ज़्यादा चर्चा इनकी उस किताब पर रही जो इन्होंने भगवती साहब के साथ मिलकर के लिखी, वाई ग्रोथ मैटर्स। और आज खुशी की बात यह है कि फाइनेंशियल टाइम्स की जो एक सालाना लिस्ट आती है सर्वश्रेष्ठ किताबों की, उसमें इस किताब का शुमार हुआ है। पानगड़िया साहब, इसके लिए पहले तो आपको बधाई। थैंक यू। ये किताब आपने तो एक अपने एकेडमिक हिसाब से लिखी होगी, लेकिन इसने भारत में चूंकि चुनाव सामने आने वाले हैं तो एक बड़ी भारी डिबेट भी जनरेट कर दी कि आप लोग जो आर्थिक नीतियां बता रहे हैं और अभी की नीतियों की जो आलोचना कर रहे हैं, जाहिर है कि आप चाहते होंगे कि ये डिबेट बहुत पॉपुलर लेवल पर फैले। कितनी डिबेट हो पाई है इस पर? नहीं, इस बार हमने जो सोचा था उससे कहीं अधिक हो गई, क्योंकि हमने ये किताब लिखी इसी दृष्टिकोण से थी कि इसमें स्टैंडर्ड जो इसका रहे वो एकेडमिक अच्छा रहे, साइंटिफिक स्टैंडर्ड रहे, मगर इस तरीके से हो कि इसे आम आदमी पढ़ के समझ सके। तो इसके जो मैसेजेस थे उनको बढ़ाना चाहते थे, फैलाना चाहते थे। जो नैरेटिव एग्जिस्टिंग था उस वक्त का, उसको चेंज करना चाहते थे। तो उसमें हमें काफ़ी सफलता मिली। जो डिबेट शुरू हुई जुलाई में, 2 महीने तक करीब चलती रही। वो टीवी पे भी चली, न्यूज़पेपर्स में भी चली। तो मैं खुश हूँ इस बात से, और भी चलनी चाहिए, पर फिर भी काफ़ी सफलता मिली। तो अभी जो दोनों कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियों के नेता भाषणों में जो बातें कह रहे हैं, आपको लगता है क्या कि जो मुद्दा आपने उठाया है कि ग्रोथ के बगैर आप इस देश की गरीबी दूर नहीं कर सकते, इस मुद्दे का रिफ्लेक्शन, इसके रिएक्शन के तौर पर कांग्रेस पार्टी का जो नैरेटिव सामने आ रहा है उसमें आपको कैसा दिखता है? हाँ, नहीं, अब इस जो है कांग्रेस ने इस बीच में ये मान के चली कुछ सालों तक कि ग्रोथ तो हो ही रही है, इसलिए उन्होंने जो ग्रोथ से रिलेटेड रिफॉर्म्स करने चाहिए थे वो नहीं किए। ये मान के चले कि हो जाएगी ग्रोथ, और इसलिए सारा इनका फोकस जो था कांग्रेस पार्टी का और यूपीए सरकार का, वो सोशल प्रोग्राम्स पे ही रहा। सोशल प्रोग्राम्स भी बढ़ाने थे, पर इन प्रोग्राम्स को अगर लंबे समय तक चलाना है तो उसके लिए और बढ़ाना है तो उसके लिए रेवेन्यूज़ की ज़रूरत होती है। रेवेन्यूज़ बढ़ने चाहिए। वो रेवेन्यूज़ तभी बढ़ेंगे जब ग्रोथ हो रही है। अभी भी मुझे लग रहा है कि इतने ज़्यादा बहस के बाद भी कांग्रेस के जो नेता हैं वो लोग शायद कन्विंस नहीं हैं। आपको लगता है कि वो उनका जो कन्विक्शन है कि इसी पॉलिसी से वो इस चुनाव में पब्लिक को कन्विंस कर लेंगे, क्या हिंदुस्तान की पब्लिक का मूड और कांग्रेस जो बेचना चाह रही है उसमें आपको डिस्कनेक्ट दिखता है? ये जो पहले हुआ करता था कि किसी कुछ इधर उधर छोटे मोटे प्रॉमिसेस कर दिए लोगों को और कुछ फ्रीबीज दे डाली, उससे वोट मिल गए, वो ट्रेंड अब बदल रहा है। जो मुख्यमंत्री जो हैं काफ़ी अच्छी ग्रोथ डिलीवर करते हैं, उससे ऑलराउंड प्रॉस्पेरिटी बढ़ती है। क्योंकि आप अगर फ्रीबीज से कितना कर सकेंगे, अल्टीमेटली लोगों की खुद की जो हैं इनकम्स, आय बढ़नी चाहिए, और उसके लिए ग्रोथ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। कांग्रेस एक मामले में हिंदुत्व को मानने वाली पार्टी दिख रही है अब कि ये 3-4% वाला ग्रोथ चलेगा। इन्होंने इतना ज़्यादा कंप्रोमाइज़ कर दिया। अगर हमको पिन डाउन करना हो कि इनसे गलती हुई कहाँ, कांग्रेस पार्टी ने जो पिछले दिनों किया उसमें सबसे बड़ा फैक्टर वो कौन सा था जिससे ये पूरी ग्रोथ स्टोरी बर्बाद हो गई? इसमें कई सारे जो डिसीजन सरकार को लेने होते हैं उनमें बहुत गजब का पैरालिसिस आ चुका है। शुरू में ये एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री से शुरू हुआ, तो सारे प्रोजेक्ट्स की जो क्लियरेंस होती है एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री से, वो मिलना बंद हो गई। ये पहले जयराम रमेश के रहते हुए हुआ, उसके बाद जयंती नटराजन आई हैं, उनका भी यही रवैया है कि क्लियरेंसेस नहीं होती हैं। और उसके साथ साथ ही जो है पिछले 2 सालों में करप्शन के इतने मुद्दे उठे, उसमें कुछ मंत्री जेल में चले गए, कुछ सरकार के जो टॉप ऑफिशियल्स थे वो भी जेल में चले गए। तो उससे एकदम जो है डिसीजन मेकिंग में फ्रीज आ गया। ये डर बैठ गया जो टॉप ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके मन में कि अगर हम डिसीजन लेंगे तो आरोप लगेगा कि करप्शन, रुपए लेके आपने जो है डिसीजन लिया है, जबकि अगर डिसीजन न लें तो कोई आपको अक्यूज़ नहीं कर सकता कि आपने कोई पैसे लिए हैं। तो ये इस तरीके से डिसीजन मेकिंग में फ्रीज आ जाने की वजह से जो है ग्रोथ को बड़ा तगड़ा धक्का मिला। और अब ये कोशिश कर रहे हैं पिछले 6-8 महीने से कि ये डिसीजन मेकिंग वापस ट्रैक पर आए, पर यह आ नहीं पाया है। मुझे ये लगता है कि ये नहीं होगा जब तक इलेक्शन पूरा नहीं हो जाता। बिल्कुल। तो पिछले दिनों, क्योंकि अभी इमीडिएट कंसर्न सभी तरह के लोगों का
जो टैक्स पेयर है वो हो या इन्वेस्टर है वो, उसके मन में यही सवाल है कि हमको सरकार ये बताती है, वित्त मंत्री चिदम्बरम साहब ही बताते हैं कि थोड़े थोड़े ग्रीन शूट्स दिख रहे हैं, वर्स्ट इज़ ओवर, और अब यहाँ से स्लो डाउन का प्रोसेस रिवर्स हो गया है और अब ये जो ग्रीन शूट हैं ये एक बड़ी क्रॉप में बदल सकते हैं। आपको लगता है कि सस्टेनेबल रिकवरी के पाथ पे हम हैं? ये ठीक है कि शायद ग्रोथ रेट बॉटम हो गई है कि 4.4% से अभी अगले इस क्वार्टर में जो लेटेस्ट फिगर्स आए हैं वो 4.8% पे आ गई है, तो ऊपर आना शुरू हुआ है। पर ये हो सकता है 5-5.5 तक चली जाएगी, पर अल्टीमेटली जब तक ये डिसीजन मेकिंग में पैरालिसिस ख़त्म नहीं होता वापस से 8-9% वाली पे नहीं जाएंगे। तो आप जिसको ट्रैक टू रिफॉर्म बोलते हैं उसके होने के चुनाव तक तो अब कोई आसार नहीं है। हाँ, क्योंकि उसमें तो लंबा लॉन्ग टर्म मामला है। 5 साल गंवा दिए, असल में 10 साल गंवा दिए पूरे। यूपीए ने जो है, यूपीए 1 ने भी नहीं किया रिफॉर्म, यूपीए 2 ने भी नहीं किया। ये एक बड़ी मिस्ट्री है सर, और आप इन तमाम लोगों से इंगेज रहते हैं, डिबेट करते हैं, बात करते हैं कि रिफॉर्म के जो इम्प्लीमेंटर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो समझते हैं मुंटेक सिंह अहलुवालिया, जो खूब समझते हैं वो हैं चिदम्बरम। ऐसी महान त्रिमूर्ति के होते ऐसा पैरालिसिस, ऐसा इनर्शिया हुआ क्यों है? मेरे ख्याल से इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमारे 1990s में नरसिम्हा राव थे, उसके बाद 98 से 2004 अटल बिहारी वाजपेयी थे। ये प्रधानमंत्री थे, ये बदलाव लाना चाहते थे, ये इस बात से कन्विंस थे कि जब तक ग्रोथ को बढ़ावा नहीं मिल पाएगा तब तक हम जो है आगे ये गरीबी वगैरह को भी तेज़ी से नहीं हटा पाएंगे। इस बात को उन्होंने समझकर एक के बाद एक पॉलिसी रिफॉर्म्स किए। उसकी वजह से, उनके रिफॉर्म्स की वजह से 2003-04 से हमारी 8% ग्रोथ हुई और उस हिसाब से फिर 10 साल तक ये ग्रोथ चल सकी। पर इस सरकार ने आने के बाद ये लीडरशिप रोल बिल्कुल बंद कर दिया। मिसेस सोनिया गांधी जो हैं वो निर्णय ले रही हैं, पर उनका ग्रोथ पे एम्फेसिस बिल्कुल नहीं था। उन्होंने रिफॉर्म्स को भी इग्नोर किया। और जो मनमोहन सिंह जी थे, जिन्होंने जो खुद फाइनेंस मिनिस्टर होकर उन्होंने नरसिम्हा राव के समय रिफॉर्म्स किए थे, उन्होंने उस बात से बिल्कुल मुंह मोड़ लिया, विड्रॉ कर लिया अपने आप को। तो आपने जो वाजपेयी जी का या नरसिम्हा राव का जिक्र किया और आपने खुद ही अभी दोनों नाम लिए, तो इसको भी पिन डाउन करना हो तो हम लोग वो कर ही लें कि इसमें ब्लेम किसको किया जाएगा, क्योंकि ये लीडर का काम है, तो उस हिसाब से प्रधानमंत्री लीडर होता है, उनको करना चाहिए था। इसमें यह है कि प्रधानमंत्री खुद कंट्रोल में है या नहीं है। अगर कंट्रोल जो है कांग्रेस पार्टी का है, और ये तो पता है कि पॉलिटिकल कंट्रोल, पॉलिटिकल लीडरशिप श्रीमती सोनिया गांधी की है, यही मुश्किल की बात थी। तो या तो ये होता कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ये स्टैंड लेते कि या तो मैं रिफॉर्म करता हूँ, अगर आप नहीं चाहते रिफॉर्म करना तो किसी और प्रधानमंत्री को बनाएं, किसी और नेता को प्रधानमंत्री बनाएं। या दूसरा ये होता जो रास्ता चुना उन्होंने कि उन्होंने बजाय इस तरीके से चैलेंज करने के जो सोनिया गांधी चाहती थी, और उनके चारों तरफ जो ये नेशनल एडवाइजरी काउंसिल का ग्रुप आ गया जो ये करना चाहते थे, उन्होंने उसी को स्वीकार कर लिया। तो इसमें जो है ये दोनों की जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। थोड़ी सी आपसे बात समझना मैं ये चाहूँगा कि आपने अभी चर्चा की अलग अलग ग्रोथ मॉडल की, और बिहार का भी जिक्र किया, गुजरात का भी जिक्र किया। एक एनालिसिस अभी ये दे रहे हैं ये लोग कि मेल न्यूट्रिशन का आंकड़ा देखिए, इन्फेंट मोर्टेलिटी का आंकड़ा देखिए, महिलाओं की स्थिति देखिए, तो उसमें गुजरात की परिस्थिति बहुत ख़राब है। बहुत तरह के आंकड़े सामने आ रहे हैं, तो हम लोग कई बार कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। आप इसको हमको समझाइए। गुजरात ने खूब प्रगति की है, लिटरेसी रेट को काफ़ी बढ़ाया है, इसी तरीके से इन्फेंट मोर्टेलिटी को भी बहुत कम किया है। तो ये चेंज जो है वर्सेस लेवल, इसमें कंफ्यूजन क्रिएट किया जाता है असल में कि अगर लेवल लो है तो। दूसरी बात यह है कि आपको जो है हर मुद्दे पर आप किसी जो बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट है उससे कंपेयर कर रहे हैं, पर कांग्रेस से भी तो कंपेयर करें कि कांग्रेस ने जो है हिंदुस्तान में राज किया है, तो कांग्रेस ने हिंदुस्तान में क्या लेवल की प्रगति करी है और गुजरात ने जो है पिछले 10 साल में क्या प्रगति करी है, उसको अगर कंपेयर करें तो गुजरात काफ़ी आगे दिखता है। बिल्कुल। यहाँ पर आपने कांग्रेस के परफॉर्मेंस की बात कही, तो एक सवाल बड़ा ज़रूरी है कि इसके परफॉर्मेंस का सबसे बड़ा आंकड़ा तो यही है कि इन्फ्लेशन इतना ज़बरदस्त बढ़ाया, और हमको लगता है कि इस चुनाव में भी वो सबसे बड़ा मुद्दा है।
जो एक ज़माने में आर्थिक मुद्दा हुआ करता था, लेकिन अब महंगाई सब कुछ चुभती है। आप खुद इन्फ्लेशन को लेकर थोड़े से, जितना बाकी लोग क्रिटिसिज्म करते हैं उससे थोड़ा ज़्यादा टॉलरेंट नज़र आते हैं। आप कहते हैं कि शायद इतना इन्फ्लेशन चल जाएगा। ये आप समझाइए कि क्या ये इन्फ्लेशन बर्दाश्त के लायक है? 7-8% इन्फ्लेशन जनरली हमारे यहाँ हुआ करता था बाकी सालों में अगर देखें तो इसको ओवरडू अगर किया जाए, इन्फ्लेशन को बिल्कुल किल करना है तो उसमें ग्रोथ को भी आप किल कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली लोगों की जो है प्रॉस्पेरिटी जो है, जो खुशहाली है, वो ग्रोथ पे ज़्यादा डिपेंड करेगी कि उनके रियल इनकम कितनी बढ़ रही है। अगर इनकम 10% बढ़ रही है और इन्फ्लेशन अगर 6-7% हो रहा है, वो टॉलरेबल है, बजाय इसके कि इनकम आपकी जो है 5% बढ़ रही है, इन्फ्लेशन भी 5% है, तो रियल चेंज तो इनकम में कुछ नहीं हुआ आपका। तो अभी चूंकि अब चुनाव के मूड में है सरकार, तो उनको तो अभी अपने टूल्स से ज़्यादा कुछ करना नहीं है। ये काम उन्होंने छोड़ दिया है आपके मित्र रघुराम राजन पर। वो कैसा चला रहे हैं इसको? नहीं, रघुराम राजन ने काफ़ी स्टेबलाइज किया है। सो अभी तक तो जो कुछ करना चाहिए वो सब ठीक कर रहे हैं वो। अब देखना ये है कि ये जो है इस इन्फ्लेशन को फाइट करने में कितना ज़्यादा पुश करते हैं, क्योंकि इनके जो प्रेडिसेसर थे उन्होंने इन्फ्लेशन को बहुत ज़्यादा पुश करने में किया, तो उससे ग्रोथ पे बुरा इम्पैक्ट हुआ। असल में इंटरेस्ट रेट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी उनके टाइम में, 12-13 बार उन्होंने जो है लगातार हर क्वार्टर में बढ़ाते रहे इंटरेस्ट रेट। तो जो अभी जो डिक्लाइन हमने देखा ग्रोथ का, उसमें इसका भी योगदान था। सो अब ये सेम डिलेमा रघुराम राजन का भी है। आपने अभी बिहार मॉडल का भी जिक्र किया था कि वो भी आपको अच्छा लगता है। कैसे डिफ्रेंशिएट करें, जो यूपीए ने किया, जो गुजरात ने किया, जो बिहार ने किया? डिफ्रेंशिएशन क्या है आपका बिहार के लिए? बिहार में जो है उन्होंने, नीतीश कुमार ने जो एक तो सबसे ज़्यादा एजुकेशन पे जोर दिया है, तो लिटरेसी वगैरह बहुत तेज़ी से बढ़ाई है, फीमेल लिटरेसी को और भी तेज़ी से बढ़ाया है, कंस्ट्रक्शन के बेसिस पे बढ़ाया है। पर ओवरऑल इंडस्ट्रियलाइजेशन के हिसाब से बिहार की स्थिति अच्छी नहीं है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग का शेयर जो है वो 5% भी नहीं है। तो मैन्युफैक्चरिंग होना बहुत ज़रूरी है। पर अभी कोई आसार उसके अच्छे नहीं लग रहे कि कितना है। सो ग्रोथ जो है थोड़ी एक्सपेंडिचर ड्रिवन है बिहार की। गुजरात की ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ड्रिवन है, और गुजरात इंडस्ट्रियलाइज स्टेट है। इस मैन्युफैक्चरिंग में गुजरात का जो शेयर है, गुजरात में जो मैन्युफैक्चरिंग का शेयर है वो सबसे ज़्यादा है हमारे देश के मुकाबले में। 25-26% मैन्युफैक्चरिंग का शेयर है, वो किसी भी स्टेट का नहीं है। तो उसमें जो है ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी ट्रांसफॉर्मेशन होने का जो स्कोप है गुजरात में बेटर है। अर्बनाइजेशन फास्टर होने के चांसेस हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, तो गरीबी को फाइट करने के लिए उनके पास रिसोर्सेज भी ज़्यादा हैं। पर दोनों ने अच्छी प्रोग्रेस करी है। बिहार ने भी गरीबी को बहुत कम किया है तेज़ी से पिछले 7-8 साल में, गुजरात ने भी अच्छा प्रोग्रेस किया है। चूँकि बिहार का जिक्र होता है तो एक शब्द बिल्कुल ध्यान में आता है, वो है इमिग्रेशन। और आपका एक क्रिटिक ये रहा है जो मैं आपसे थोड़ा सा और समझना चाहूँगा, वो ये कि इस प्रकार की नरेगा जैसी योजनाएं चला करके हमने वर्क फोर्स को रोक लिया, वहाँ पे कुछ काम मिल गया इसलिए रुक जाओ। जो माइग्रेशन को हमको सपोर्ट करना चाहिए था, लोग माइग्रेशन विरोधी बयान भी देने लग गए कि यहीं पर हम रोजगार क्रिएट कर देंगे। हमने इसको भी ठीक से हैंडल नहीं किया, और ये हमारे देश के इतिहास का एक सबसे बड़ा भयानक चेंज है, जो माइग्रेशन का स्पीड और जो वॉल्यूम है। और इसको सारे पॉलिसी स्टांस जो हैं एड्रेस ही नहीं करते मेरे हिसाब से। तो आप क्या कहते हैं? उसके लिए अर्बनाइजेशन बहुत ज़रूरी है, इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज़रूरी है। सिर्फ एग्रीकल्चर का आउटपुट ही शेयर कम ना हो, पर एम्प्लॉयमेंट जो है, लोग जो हैं वो एग्रीकल्चर रूरल एरिया से निकल के अर्बन में आना चाहिए, या रूरल एरियाज़ का ही अर्बनाइजेशन हो सकता है। पर हमने जो ये पॉलिसीज़ लेटली फॉलो करी हैं उसमें ये बहुत सारे बेनिफिट्स हमने क्रिएट कर दिए हैं कि अगर रूरल एरियाज़ में आप रहेंगे तो आपको ये बेनिफिट्स मिलेंगे। तो एक तरीके से हमने उनको वहीं रोकना शुरू किया है। पर जो भी मुल्क मॉडर्नाइज हुए हैं उन्होंने हमेशा इस बात को ज़्यादा बढ़ावा दिया है कि लोग रूरल से अर्बन बने। आपका सारा फोकस ये रहा पिछले दिनों की चर्चा में कि मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाना इसी ग्रोथ को हासिल करने के लिए क्यों ज़रूरी है, और उस पर बड़ा कम काम हुआ है। तो आपसे राहुल गांधी एग्री हो गए जब उन्होंने कहा कि चाइना से गणेश और राखियाँ क्यों आती हैं? उसका आपने कुछ जवाब दिया, वो क्या था? नहीं, उन्होंने सवाल पूछा तो सही, जो हमारे बिजनेसमैन ने, कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, पर उन्होंने जवाब न खुद दिया न उनसे किसी तरीके से लिया। मेरा प्रश्न ये था कि आप इसलिए आ रही हैं राखियाँ और गणेश क्योंकि हमने हमारी पॉलिसीज ऐसी कर दी हैं
कि जो भी एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव इंडस्ट्रीज होती हैं उनमें प्रोग्रेस हो नहीं रही है। हमारे बहुत छोटी छोटे कंपनीज रहती हैं, क्योंकि अगर बड़ी एम्प्लॉयमेंट करें, बहुत सारे वर्कर्स को करें, तो फिर जो लेबर लॉज हमारे हैं वो बहुत एम्प्लॉयर अनफ्रेंडली हैं। तो इस वजह से हमारे एम्प्लॉयर्स ऐसी इंडस्ट्रीज़ में जाने में डरते हैं जहाँ पे कैपिटल बहुत ज़्यादा लगती है, उन्हीं इंडस्ट्रीज़ में जाने की कोशिश करते हैं। ऑटोमोबाइल हो गया, कार की इंडस्ट्री हो गई, हमारी इंजीनियरिंग गुड्स की इंडस्ट्री हो गई, केमिकल्स हो गया, रिफाइनरी हो गई। पर इन इंडस्ट्रीज़ में एम्प्लॉयमेंट बहुत कम मिलता है। एम्प्लॉयमेंट मिलता है जैसे कपड़े बनाना, अपैरल जिसको कहते हैं, गारमेंट्स, क्लोथिंग का। चाइना का जो है एक्सपोर्ट्स हमारे से अपैरल और क्लोथिंग का 10 गुने से भी ज़्यादा है। हमसे बांग्लादेश ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है क्लोथिंग में। सर, आपने लेबर लॉज की बात की। यहाँ पर हम लोग बीजेपी के नेताओं से और इंक्लूडिंग मोदी जी से, उनसे भी हम ये जानने की बड़ी कोशिश करते हैं कि आपकी आर्थिक नीतियाँ क्या है। जो क्रिटिक्स हैं ये सवाल उठा भी रहे हैं कि मोदी जी अपनी आर्थिक नीति बताएं, विदेश नीति बताएं। तो 2-3 चीज़ों पर, सब्सिडी पता है बड़ा कंसर्न है, लेबर लॉज बड़ा कंसर्न है, रिटेल एफडीआई पर बीजेपी ने कोई दूसरा स्टांस लिया। इनकी पॉलिसीज़ के बारे में आपकी क्या राय है? इनको क्लैरिटी है या अभी ये एक धुंधले वेग स्पेस में चलना पॉलिटिकली इनके लिए ज़रूरी है? हाँ, नहीं, अभी जिस डायरेक्शन में जाना है वो अभी पूरा क्लैरिटी कि एटलीस्ट जो पब्लिक स्टेटमेंट्स हैं उनमें कह नहीं सकते कुछ क्लियर कि ये जो लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़ का खास तौर से मुद्दा है, इसको उठाएंगे या नहीं उठाएंगे। एक हिस्ट्री है इसमें कि एनडीए ने कोशिश की थी। अब इसी को वापस अगर नरेंद्र मोदी आते हैं चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर बन के, वो इसको करेंगे या नहीं करेंगे आगे देखने की बात है। पर फिर भी अगर कंपेयर करने की बात है तो शायद नरेंद्र मोदी की सरकार के अंडर में चांसेस इसके कहीं ज़्यादा हैं कि ये रिफॉर्म होगा कंपेयर टू यूपीए। जो हमारा पूरा ये स्टॉक मार्केट है, जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, उन सब के मन में बस ये हो गया है कि किसी भी तरह से इलेक्शन का आउटकम पता लगे। लोगों को बड़ा अप्रीहेंशन है कि एक अनस्टेबल कोलिशन आने की भी पूरी संभावना है। आपका अपना अनुमान क्या है? ये कौन आएगा ये कहना मुश्किल है, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड है ये सारी, क्योंकि बीजेपी को अगर 200 सीट्स नहीं मिलती हैं तो सरकार बना पाएगी या नहीं बना पाएगी, कांग्रेस के कितने आएंगे, सो ये अनसर्टेनिटी है। नहीं, यहाँ पर मैं रिस्क लेके एक बात कह सकता हूँ कि कांग्रेस गेम से बाहर है। हाँ, ये इससे मैं भी मानने को तैयार हूँ, मैं भी मानने को तैयार हूँ, क्योंकि अगर काफी मोदी लेड या बीजेपी लेड एनडीए नहीं है और कोई नॉन बीजेपी प्राइम मिनिस्टर लेड कोलिशन है, मान लीजिए वो एनडीए के ही टेंट में है, तो फिर शायद हम हो सकता है कि वापस उस स्थिति में पहुंच जाएं जहां 1996 में जो हुआ था, जिसमें देवगौड़ा ने सरकार बनाई थी, वो ज़्यादा चल नहीं पाई 1-1.5 साल। उसके बाद गुजराल आए, उनकी भी वो भी नहीं चल पाए, तो वो फिर वापस इलेक्शन होगा मुझे। लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी आप कम देखते हैं? कुछ नहीं कह सकते इस बारे में कि कौन सरकार बना पाएगा। ये अभी कुछ 2-3 महीने में और क्लियर होगा एज वी गेट क्लोजर, कि ये जैसे कई लोग कहते हैं कि मोदी वेव आ रही है, पर अभी पूरा क्लैरिटी नहीं है। मुझे लगता है कि 1-2 महीने में और क्लैरिटी होगी कि कितनी डोमिनेंस है। इनफैक्ट अभी ये जो इलेक्शंस हो रहे हैं राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ वगैरह में, इसमें शायद कुछ क्लैरिटी आ जाए कि अगर वाकई में मोदी वेव है तो हम देखेंगे कि शायद बीजेपी की सरकारें अच्छे मेजॉरिटी के साथ जीतेंगी। आप जैसे लोगों ने अभी ये किताब लिख दी, तो जिनको नहीं पसंद है वो पार्टी भी आपको किसी बास्केट में डालना चाहेगी, हम भी किसी बास्केट में डालना चाहेंगे। तो हमको ये लगा कि अमर्त्य सेन जो हैं वो बात कर रहे हैं जो कांग्रेस की नीतियों को समर्थन देते हुए नजर आए। आप और भगवती साहब जो बात कर रहे हैं वो बीजेपी और मोदी की लाइन को सपोर्ट देता हुआ नजर आए। इस तरह के कंपैरिजन हुए हैं, इस पर आप कैसे रिएक्ट करते हैं? हमारा ये कहना है कि अगर तेज़ी से ग्रोथ करेंगे तो पॉवर्टी ग्रोथ की वजह से भी कम होगी, और आपके पास रेवेन्यूज़ होंगे, उनसे भी आप सोशल प्रोग्राम्स करेंगे, उससे हेल्प होगी। अब सेन साहब भी कहने लगे हैं कि वो भी ग्रोथ को चाहते हैं, पर अगर आप उनसे पूछें कि भाई उन्होंने ग्रोथ के लिए क्या क्या रिफॉर्म्स आप करने को तैयार हैं, क्या क्या रिफॉर्म्स आप करना चाहेंगे, तो वो उनकी किताब में कोई ख़ास जिक्र ही नहीं है। वो अगर जैसे लैंड एक्विजिशन लॉज हैं, एजुकेशन है, हायर एजुकेशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेबर लॉज हैं, इस बारे में उनका कोई, हम जानते ही नहीं कि उनके विचार हैं, वो चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। तो सिर्फ कह देने से कि
ग्रोथ हम भी चाहते हैं, ग्रोथ तो नहीं होगी। आपको बताना पड़ेगा कि रिफॉर्म्स आप क्या क्या करेंगे जिससे ग्रोथ होगी। सो इसलिए ये बड़ा डिफरेंस हम देखते हैं कि हमारी किताब में हमने जो लिखा, दोनों तरीके से लिखा कि ग्रोथ के लिए कौन से रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे, और फिर सोशल प्रोग्राम्स जो हैं हमारे लिटरेसी को, एजुकेशन को लेके, हेल्थ को लेकर के और पॉवर्टी को लेकर के, उनको कैसे इम्प्लीमेंट करना चाहिए, उसमें भी हमारे डिफरेंसेस हैं, वो भी हमने लिखा। बिल्कुल। इनफैक्ट देखिए, सही बात यह है कि अमर्त्य सेन साहब का रेफरेंस तो आपकी किताब में एक तरीके का पासिंग रेफरेंस है। आपने स्टिग्लिट्ज़ पे और जॉर्ज सोरोस पर ज़्यादा फोकस किया किताब में, लेकिन हम लोग तो शरारत करते हैं। वो इसलिए मेरा ये आखिरी सवाल है आपसे कि चूंकि हम राहुल गांधी को और नरेंद्र मोदी को तो डिबेट में खड़ा नहीं कर सकते, तो एक प्रॉक्सी डिबेट हो सकती है पानगड़िया साहब के बीच में और अमर्त्य सेन साहब के बीच में। इस डिबेट के लिए आपने इन्वाइट भी किया था, उसमें कुछ प्रोग्रेस है? बहुत दोस्त कोशिश कर रहे होंगे, करवा दें। नहीं, सेन साहब नहीं डिबेट करना चाहते हैं हमसे, सो इसलिए मुझे नहीं लगता कि वो डिबेट होगी। इनफैक्ट मुझे इस बात की ज़्यादा संभावना है कि एक दिन शायद राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी की डिबेट हो जाएगी, पर सेन साहब की और हमारी डिबेट। और उसमें मूल मुद्दा ये है, दर्शकों को समझाने के लिए जो मैं आपसे ही सुनना चाहूँगा, वो ये है कि आप ये साबित करेंगे कि इन नीतियों से गरीब थोड़े से कम हुए। आप जो बता रहे हैं, अगर उसको लागू करते तो गरीबी बहुत हद तक कम हो जाती है। हाँ, नहीं, असल में ये एविडेंस ऑलरेडी है कि हमने जो ग्रोथ के लिए पॉलिसीज एडवोकेट करी, वो अटल बिहारी वाजपेयी ने और उसके पहले नरसिम्हा राव ने अपनाई, और उनकी वजह से ग्रोथ हुई है। पिछले 10 साल में हम करीब 8% से ग्रो किए हैं, और उसी की वजह से जब देखते हैं डेटा के अंदर, तो इस ग्रोथ वाले, हाई ग्रोथ वाले पीरियड में बहुत तेज़ी से पॉवर्टी में कमी आई है, जबकि उसके पहले जब ग्रोथ बहुत कम थी तो पॉवर्टी में डिक्लाइन बहुत कम था। सो ये ऑलरेडी प्रूव हो चुका है जो हम आर्गुमेंट दे रहे हैं। सो दर्द की बात यह है कि सेन साहब ने इसको अभी भी ग्रोथ को थोड़ा प्ले डाउन किया है, थोड़ा प्ले डाउन किया है, और उससे भी ज़्यादा हमारी यूपीए सरकार ने जो है ग्रोथ को इग्नोर किया। इसकी वजह से अब जो है ग्रोथ गिर गई है। तो सोशल प्रोग्राम्स ही हमारे अब कम हो रहे हैं, मुश्किल हो रही है, क्योंकि रेवेन्यूज़ नहीं है। सर, इस बातचीत के लिए आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए समय निकाला अपने इस भारत की यात्रा के दौरान। लेकिन ये ख्वाहिश मेरी फिर भी रहेगी कि आपकी और सेन साहब की डिबेट ज़रूर लेट अस सी।